मित्रों, आज अपन इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स एक ग्रीक शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द ओइकोस और दूसरा है नोमोस। ओइकोस का मतलब होता है परिवार और नोमोस का मतलब होता है अध्ययन। जिसमें परिवार संबंधी अध्ययन किया जाए उसे अपन इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन फॉर्म में यदि अपन बात करें तो हम कह सकते हैं कि वह शास्त्र जिसमें सीमित संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने संबंधी अध्ययन किया जाता है उसे अपन अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमारे माइंड में एक नाम आता है, वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसको अपन शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन भी कह सकते हैं। इसमें इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी और ये बताया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इसमें धन संबंधी सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद रस्किन और कार्लाइन ने एडम स्मिथ पंथ को कुबेर पंथ और गृह्य विज्ञान पंथ के नाम से जाना। मतलब इसमें धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाने के कारण इनको कुबेर पंथी कहा गया। इनकी आलोचनाएं करके मार्शल ने एक नई डेफिनेशन दी। मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र सिर्फ धन का विज्ञान नहीं है। अर्थशास्त्र में धन के साथ साथ मनुष्य के कल्याण, भौतिक कल्याण की भी बात की जाती है। अब मार्शल ने कहा कि वेल्थ के साथ साथ में मेन और मेन का फिजिकल वेलफेयर। तो ऐसा अर्थशास्त्र ऐसा विज्ञान है, ऐसा शास्त्र है जिसमें धन के साथ साथ मनुष्य के आर्थिक कल्याण, भौतिक कल्याण की बात भी की जाती है। तीसरी परिभाषा मार्शल की आलोचना करके रॉबिन्स ने दी थी और उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र दुर्लभता प्रधान एक शास्त्र है। इन्होंने जो डेफिनेशन दी वो दुर्लभता प्रधान परिभाषा दी। इन्होंने बताया कि आवश्यकताएं अनंत होती हैं और संसाधन है वो सीमित होते हैं। अब उन सीमित संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग किया जा सकता है। एक उपयोग से दूसरे उपयोग में उन्हें लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जब संसाधनों को वैकल्पिक रूप से उपयोग में लिया जा सकता है, अर्थात यहाँ पे चॉइस की प्रॉब्लम आएगी कि पहले किस में लगाया जाए और बाद में किस में लगाया जाए। प्रेफरेंस की बात आती है तो यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उससे रॉबिन्स ने कहा चयन की समस्या। जहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वहाँ पे रिसोर्सेज को सबसे पहले लगाया जाए। जैसे अपन 100 रुपये लेके मार्केट में निकले हैं, हमें कॉपी लेनी है, पेन लेना है, भूख लगी है, समोसा भी खाना है, हमें कोई दूसरी चीज़ें भी लेनी है। सबसे पहले मार्केट में जाने के बाद हम ये तय करेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है। हम एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, प्राथमिकता सूची बनाएंगे कि हमें पहले क्या लेना है और बाद में क्या लेना है। यदि भूख सबसे ज़्यादा लगी है तो पहले अपन समोसा खाएंगे। यदि रजिस्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो पहले अपन रजिस्टर लेंगे या दूसरे नंबर पे रजिस्टर लेंगे। इसके बाद यदि पेन चल सकता है तो तीसरे नंबर पे अपन पेन लेंगे। इस प्रकार से अपन एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं। तो इस परिभाषा की आलोचना रॉबिन्सन ने की। रॉबिन्सन ने रॉबिन्स की डेफिनेशन की आलोचना करके बताया कि संसाधन सीमित नहीं होते हैं, दुर्लभ नहीं होते हैं, ये सुलभ होते हैं। सैमुएल्सन ने आर्थिक विकास की परिभाषाएं दी। इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इकोनॉमिक्स को जोड़ा। पांचवी डेफिनेशन थी जेके मेहता की। जेके मेहता ने आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं दी। इन्होंने कहा यदि आवश्यकताओं को ही समाप्त कर दिया जाए तो किसी प्रकार की समस्या रहेगी ही नहीं। फिर आते हैं हम इकोनॉमिक्स के प्रकार। इसकी शाखाएं कितनी हैं? 2 शाखाओं में इसे बांट सकते हैं, माइक्रो और मैक्रो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, या व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि से अभिप्राय जिसमें विशिष्ट व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाए। जैसे एक इंडिविजुअल फर्म की बात करें, इंडिविजुअल किसी यूनिट की बात करें तो वो होगा माइक्रो।
लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करें, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में संपादित होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो वो होगा समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे उद्योगों की बात करें, अपन नेशनल इनकम की बात करें, नेशनल सेविंग की बात करें, तो राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय व्यय, ये सारी चीज़ें मैक्रो के अंदर आएगी। और यदि व्यक्तिगत आय की बात करेंगे, व्यक्तिगत खर्च की बात करेंगे, तो वो सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे। तो एक व्यक्ति यदि एक यूनिट की बात करें तो माइक्रो है, और समग्र की बात करें तो मैक्रो है। यदि माइक्रो इकोनॉमिक्स की विषय सामग्री की बात करें तो इसे 5 भागों में बांटा जा सकता है: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। पहला है उपभोग। उपभोग अर्थात उपयोग। वस्तु का उपभोग करेंगे, उसका यूज़ करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे तो उसकी यूटिलिटी समाप्त हो जाएगी, उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वस्तु समाप्त हो जाए। एप्पल खाया तो एप्पल ख़त्म हो गया, उपयोगिता ख़त्म हो गई। एप्पल खाने के बाद में हमको मिल गई तो उस वस्तु की यूटिलिटी ख़त्म हो गई। लेकिन टिकाऊ वस्तुओं में वस्तुएं नष्ट नहीं होती है, उनकी उपयोगिता नष्ट होती है। उत्पादन क्या है? वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। जैसे वस्तु के रूप, रंग, आकार में परिवर्तन कर दिया। जैसे हम जंगल से लकड़ी लाए, उससे फर्नीचर बना दिया, उसके रूप आकार में परिवर्तन कर दिया, किसी चीज़ को मॉडिफाइड कर दिया कलरिंग करके, किसी को अपन ने नया पैकेजिंग कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं वस्तु में उपयोगिता को सृजित करने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। विनिमय अर्थात लेन देन। वितरण में अपन उत्पादन के साधनों को जो प्रतिफल दिया जाता है उसकी बात करेंगे। उसमें उनकी आय का जो हमें आय प्राप्त हो रही है उन्हें उत्पादन के साधनों में कैसे वितरित किया जाए। जैसे 5 उत्पादन के साधन हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। भूमि को क्या मिलता है? तो लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज, संगठन को वेतन और साहसी को लाभ मिलता है। लास्ट है राजस्व, जिसमें आय संबंधी अध्ययन किया जाता है, रेवेन्यू की बात की जाती है। अब आते हैं अपन 3 शब्दों के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ में चर्चा करते हैं: इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी और इकोनॉमीज़। इकोनॉमिक्स आगे अपन ने पढ़ा कि वह शास्त्र जिसमें सीमित संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने संबंधी अध्ययन किया जाता है उसे अपन अर्थशास्त्र कहते हैं। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी से अभिप्राय एक ऐसा ढांचा, एक ऐसी संरचना जिसमें संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है उसे अपन अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे भारत के अंदर संपूर्ण आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक क्रियाएं संपादित हो रही हैं तो वो भारत की अर्थव्यवस्था हो गई। राजस्थान के अंदर हो रही है तो वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो गई। डूंगरपुर जिले में संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं संपादित हो रही है तो वो डूंगरपुर की अर्थव्यवस्था हो गई। इसी प्रकार से क्षेत्र विशेष पे निर्भर करता है। तो जहाँ का जैसा ढांचा वहाँ की वैसी अर्थव्यवस्था। एक है इकोनॉमीज़। इकोनॉमीज़ एक शाब्दिक अर्थ, इसका मितव्ययी होता है जो माइजर से मतलब कंजूस से थोड़ा सा अलग होता है। कंजूस का मतलब होता है जिसे आवश्यकता है फिर भी वो चीज़ नहीं खरीद रहा है, उस पर खर्च नहीं कर रहा है, तो वो है कंजूस। लेकिन इकोनॉमीज़ अलग है। इकोनॉमीज़ से अभिप्राय जहाँ आवश्यकता हो वहीं खर्च करना, अनर्गल कहीं खर्च नहीं करना। तो ये तीनों थोड़े आपको सेम टर्म लग रही थी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी और इकोनॉमीज़। तो ये तीनों क्लियर हो गई होगी अब आपको। आगे देखते हैं अपन अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कैपिटलिज्म, बाजार अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, उपभोक्तावाद भी कहा जा सकता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसे केंद्रीय नियोजित योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जा सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने आप में मिश्रित है वो, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भूमिका होती है।
तीनों को ब्रीफ में बताऊं, पूंजीवादी में निजी क्षेत्र की भागीदारी, समाजवादी में सरकार की भूमिका और मिश्रित में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का हस्तक्षेप होता है। जैसे अपन बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि लेसेस फेयर किस अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। लेसेस फेयर का मतलब होता है मुक्त अर्थव्यवस्था, फ्री इकोनॉमी। इसमें किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, किसी प्रकार की रोक टोक, बैरियर, रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। आराम से वस्तुओं का लेन देन किया जा सकता है। तो सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, उपभोक्ता सर्वेसर्वा होगा, सारे निर्णय बाजार के द्वारा लिए जाएंगे, इसी कारण इसको बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। उपभोक्ता सर्वेसर्वा होने के कारण यहाँ पर उपभोक्ता की संप्रभुता होती है, इसी कारण इसे उपभोक्तावाद भी कहते हैं। और इसका उदाहरण है अमेरिका की अर्थव्यवस्था, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। इसमें सरकार का हस्तक्षेप संपूर्ण होता है, 100% गवर्नमेंट इंटरफियर होता है। सारे निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। सरकार केंद्रीय नियोजित या एक ऑथराइज ऑफिसर नियुक्त करती है और सारे उत्पादन से संबंधित निर्णय वही लेता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं रूस और चीन की अर्थव्यवस्थाएं। तीसरी आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी होती है, उसे कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें अपन ये कह सकते हैं कि